हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। इससे पहले हमने संगम काल के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने चेर, चोल और पांड्य राज्यों के बारे में पढ़ा। उसके बाद यदि हम देखें तो गुप्त साम्राज्य का उदय होता है। गुप्त साम्राज्य दोस्तों मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद काफ़ी समय तक भारत एक शासन सूत्र में नहीं आ सका। हालांकि कुषाणों और सातवाहनों ने कुछ हद तक भारतीय परिक्षेत्र में स्थिरता लाने का प्रयास किया, किंतु वे भी उत्तर और दक्षिण भारत के कुछ हिस्से तक ही सीमित रहे। इस राजनीतिक विघटन का सामना करने के लिए भारत में चतुर्थ शताब्दी के प्रारंभ में गुप्त साम्राज्य का उद्भव हुआ। गुप्त साम्राज्य का आरंभिक शासन मुख्यतः यूपी और बिहार का क्षेत्र रहा है, और ऐसा माना जाता है कि जो गुप्त हैं वो कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। दोस्तों, यदि हम इनके उत्तराधिकारियों की बात करें तो सबसे पहले श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच गुप्त, इन दोनों का नाम मिलता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों ही स्वतंत्र शासक नहीं थे। जो वास्तविक संस्थापक कहा जाता है गुप्त काल का, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट को कहा जाता है। इसके बाद समुद्रगुप्त आएगा, जिसे हम भारत का नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड आता है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसके समय में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इसके बाद कुमारगुप्त आएगा और उसके बाद स्कंदगुप्त आएगा। स्कंदगुप्त के बाद दोस्तों जो कुछ अयोग्य शासक आएंगे, ठीक, वो छोटे मोटे शासक होते हैं और वो धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य के पतन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ठीक, अगर हम बात करें कि गुप्त साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत हमको कहाँ कहाँ से मिलते हैं जानने के, तो हम देखेंगे कि विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम में हमें गुप्त काल के विषय में जानकारी मिलती है। भानुगुप्त के द्वारा लिखित एरण अभिलेख, ठीक है, भानुगुप्त का जो एरण का अभिलेख है, इसमें हमें गुप्त काल की जानकारी मिलेगी। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति लेख से, और फाहियान ने जो विवरण दिया है भारत का, इससे हमें गुप्त काल के बारे में जानने में जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शासक था वो श्रीगुप्त को कहा जाता है। इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर के निर्माण हेतु 24 गांव दान में दिए थे, और इसने जो उपाधि ली थी वो महाराज की ली थी, और इसका उल्लेख हमें प्रभावती गुप्त के ताम्रपत्र अभिलेख में मिलता है। इसका कुछ खास योगदान था नहीं। इसके बाद जो अगला शासक है वो है घटोत्कच गुप्त। इसका उल्लेख हमें प्रभावती गुप्त के पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र में गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है। ठीक है, और इसका जो उपाधि है वो महाराज की इसने भी ली थी। इसके बाद दोस्तों वास्तविक संस्थापक की यदि हम बात करें, चंद्रगुप्त फर्स्ट आता है। ये गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है, और गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि ली। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, और पाटलिपुत्र पटना का प्राचीन नाम है। हेमचंद्र राय चौधरी ने इन्हें द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक माना है। चंद्रगुप्त ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत, जिसे गुप्त प्राकाल भी कहा जाता है, इसकी स्थापना की, जिसका उल्लेख मथुरा अभिलेख में मिलता है। और ये प्रथम शासक था जिसने सोने के सिक्के के एक ओर चंद्रगुप्त कुमार देवी का चित्र और दूसरी ओर लक्ष्मी का चित्र अंकित किया है। इसका विवाह कुमार देवी से होता है, जो एक लिच्छवी राजकुमारी होती हैं, और इसका पुत्र आएगा इसके बाद, जिसका नाम है समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो समुद्रगुप्त हिंसा और विजय में विश्वास करता था। बहुत हिंसा की है इसने। इसकी उपाधियां हैं अश्वमेध पराक्रमांक, अप्रतिरथ, व्याघ्र पराक्रम, सर्वराजोच्छेता। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, और हरिसेन ने इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, जो चंपू शैली में वर्णित है। दोस्तों चंपू शैली वो शैली होती है जिसमें गद्य और पद्य दोनों को एक साथ विस्तार किया जाता है। ठीक है, जिसको एक साथ लिखा जाए, गद्य और पद्य दोनों में हो जो। यह समुद्रगुप्त से संबंधित है। इसने उत्तर भारत के 9 राज्यों तथा दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया था। इसने कविराज, सर्वराजोच्छेता जैसी उपाधियां धारण की तथा एक अश्वमेध यज्ञ भी किया था। समुद्रगुप्त के समकालीन लंका नरेश मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी, और बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण प्रदान किया था।
दोस्तों यदि हम इसकी दक्षिणापथ की विजय की बात करें तो इसकी 3 मुख्य नीतियाँ थीं, ठीक है। और ये 3 मुख्य नीतियाँ क्या थी इसकी, जैसे पहली थी ग्रहण, इसके तहत ये शत्रु पर अधिकार कर लेता था। दूसरी थी मोक्ष, इसका अर्थ होता था शत्रु को मुक्त करना। और तीसरी थी अनुग्रह, यानी कि राज्य लौटाकर शत्रु पर दया करना। हमने कहा ना दोस्तों, ये बहुत हिंसा और विजय में विश्वास करता था। और इसका जो शासन था वो अगर हम बात करें तो पूर्व में ये लगभग आपका ब्रह्मपुत्र नदी से, ठीक है, स्टार्ट था, और पश्चिम में ये आपका हो जाएगा गुजरात तक, ठीक है, और दक्षिण में नर्मदा नदी से लेकर उत्तर में कश्मीर तक इसका विस्तार रहेगा। इसने कुल 12 शासकों को हराया था, ठीक है। और समुद्रगुप्त ने वीणाधारी या गरुड़, व्याघ्रहंता, धनुर्धर, अश्वमेध प्रकार की मुद्रा जारी की थी। इसका एक हमको सिक्का भी मिलता है जिसमें ही वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि ये एक संगीत प्रेमी भी था। समुद्रगुप्त के यदि हम प्रमुख अधिकारियों की बात करें तो दोस्तों कुमारमात्य, ठीक है, ये गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है। संधि विग्रहक, ये संधि और युद्ध का मंत्री होता था। तीसरा है महादंड नायक, ये कहलाता था न्यायाधीश यानी कि जज। समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद रामगुप्त कमज़ोर शासक, एक रामगुप्त नामक एक कमज़ोर शासक हुआ। इसकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी देवी को प्राप्त करने के लिए शकों ने आक्रमण किया। बहुत खूबसूरत थी इसकी बीवी। और छोटे भाई चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भाई रामगुप्त की हत्या कर इसकी पत्नी से विवाह किया और स्वयं गद्दी पर बैठा। इसके बाद दोस्तों जो सबसे ताकतवर आएगा वो चंद्रगुप्त सेकंड आएगा, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इसके शासन का काल है 375 से 415 ईस्वी। इसके यदि हम साम्राज्य विस्तार की बात करें तो ये हिमालय की तलहटी से लेकर नर्मदा नदी तक है, और यहाँ पे बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ था। उपाधियाँ अगर हम देखें इसकी तो विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत, ठीक है। और इसके अन्य नाम अगर हम देखें तो देवगुप्त भी मिलेगा, देवराज भी मिलेगा और देवश्री भी कहा जाता है। इसके शासनकाल की एक मुख्य बात थी कि इसके शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, और फाहियान भारत में 15 वर्ष तक रहा, 399 से 414 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में भी 9 रत्न थे, ठीक है। और इन 9 रत्न के जो विद्वान थे वो अलग अलग क्षेत्रों से थे, और उनकी कुछ रचनाएं भी हैं, ठीक है। तो देखेंगे कालिदास, ये नाटक और काव्य से संबंधित हैं, और इनकी रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, और भी कई सारी हैं, आगे मैं पूरी लिखवा दूंगा, ठीक। और अगले हैं अमर सिंह, इनका क्षेत्र है शब्दकोश, और इन्होंने जो रचना लिखी है उसका नाम है अमरकोश शब्दावली। अगले हैं छपणक, ये ज्योतिष विद्या से संबंधित हैं, और इन्होंने जो रचना लिखी है उसका नाम है ज्योतिष शास्त्र। धन्वंतरी का संबंध चिकित्सा से है, ये आयुर्वेद इन्होंने रचना लिखी है। अगला है वराहमिहिर, ये खगोल विज्ञान से संबंधित, और इन्होंने बृहद संहिता की रचना की है। अगले हैं वररुचि, इन्होंने व्याकरण की रचना की है, और जो रचना लिखी है उसका नाम है संस्कृत व्याकरण। अगले हैं शंकु, इन्होंने वास्तुकला से संबंधित हैं, और जो इन्होंने रचना लिखी है उसका नाम है शिल्पशास्त्र। अगले हैं हरिसेन, या घटकर पर भी कहा जाता है, ये कवि थे और उन्होंने कविताएं लिखी हैं। अगले हैं बेताल भट्ट, ये जादूगर से संबंधित थे और इन्होंने मंत्र शास्त्र लिखी है। दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड ने महरौली में, दिल्ली में, जो दिल्ली में स्थित है, यहाँ पे एक लोहे स्तंभ का निर्माण करवाया था और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती। इसका विवाह इन्होंने वाकाटक शासक रुद्रसेन सेकंड से किया था, जो हमने पीछे भी पढ़ाया। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। सबसे पहले चांदी के सिक्के इसी काल में चले थे। चंद्रगुप्त सेकंड का काल कला और साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसने दोस्तों वैवाहिक संबंध बनाकर ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो देखेंगे वैवाहिक संबंध में इसने जो पहला था नागवंश या मथुरा क्षेत्र में, इसने विवाह किया नाग राजकुमारी, ठीक, जिसका एक नाग राजकुमारी थी जिसका नाम था कुबेर नागा। इसकी एक पुत्री हुई, इसका नाम था प्रभावती गुप्त। वाकाटक वंशों से इसने कैसे संबंध बनाए?
प्रभावती गुप्त जो उसकी पुत्री थी, इसने इसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से किया था, पीछे पढ़ाया था हमने अभी। और इन्होंने शकों का नाश किया था, वाकाटक और गुप्त दोनों ने मिलके। इसके बाद इसने कदम्बों से संबंध बढ़ाए अपने। चंद्रगुप्त सेकंड का पुत्र था, ठीक, कुमारगुप्त, इसने इसका विवाह काकुत्स्थवर्मन की पुत्री से किया था। ये कदम्ब राजवंश के शासक थे। अगला देखेंगे दोस्तों, जो आएगा शासक, उसका नाम है कुमारगुप्त फर्स्ट। इसको हम महेंद्रगुप्त के नाम से भी जानते हैं। इसका शासनकाल है 415 से 455 ईस्वी। इसके स्वर्ण सिक्कों पर इसे गुप्त कुलामल चंद्र एवं गुप्त कुल व्योम शशि कहा गया है। इसकी मुद्राओं में गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति अंकित की गई है, और इसने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। इससे पहले समुद्रगुप्त ने भी किया था। और इसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय, जिसको हम ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहते हैं, इसकी स्थापना की गई थी। और गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही मिले हैं। अगला शासक है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का जो समय है वो 455 से 467 ईस्वी का है, और ये इस वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। इसके बाद जो जितने भी आएंगे वो कमज़ोर शासक होते हैं। उपाधियों की अगर हम बात करें तो क्रमादित्य, यानी कि सिक्कों पर इसके क्रमादित्य मिला है, विक्रमादित्य मिला है भीतरी अभिलेख में, शक्रादित्य मिला है हमें कहोम स्तंभ लेख में, ये गोरखपुर में है। स्कंदगुप्त के समय की महत्वपूर्ण घटना थी हूणों का आक्रमण। इसके समय में हूणों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था। इसके जूनागढ़ अभिलेख में हूणों के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील, जो गिरनार पर्वत पर स्थिर है, ठीक है, और ये जूनागढ़ में है, इसका जीर्णोद्धार, इसका मेंटेनेंस करवाया। और यह कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालिक ने किया था। और सुदर्शन झील के तट पर एक विष्णु मूर्ति भी स्थापित कराई थी। स्कंदगुप्त के ने चीनी सम्राट सांग के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। स्कंदगुप्त के अगर हम दोस्तों उत्तराधिकारियों को देखें तो पुरुगुप्त आएगा, उसके बाद कुमारगुप्त सेकंड है, फिर बुद्धगुप्त है, फिर नरसिंहगुप्त बालादित्य है, फिर भानुगुप्त है, वैन्यगुप्त है, कुमारगुप्त थर्ड है, विष्णुगुप्त है। विष्णुगुप्त अंतिम शासक होगा। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा है, कुछ खास नहीं है ज़्यादा। देख लेते हैं पुरुगुप्त के बारे में क्या है। पुरुगुप्त दोस्तों ये कुमारगुप्त का पुत्र था और स्कंदगुप्त का सौतेला भाई था। इसकी माता महादेवी अनंत देवी थी और पत्नी चंद्र देवी थी। इसके बारे में ज़्यादा कुछ उल्लेख है नहीं। और इसके समय में गुप्त साम्राज्य की अवनति प्रारंभ हो गई थी, यानी कि गुप्त साम्राज्य का जो सुनहरा दौर था वो धीरे धीरे विघटित होने लगा था। इसके बाद अगले हैं कुमारगुप्त सेकंड, और इसका उल्लेख हमें सारनाथ लेख में मिलेगा। इसका कुछ खास नहीं है योगदान। इसके बाद बुद्धगुप्त आएंगे, और इनकी जो उपाधि थी वो परम भट्टारक, महाराजाधिराज, श्री विक्रम, उत्तराधिकारियों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। और नालंदा महाविवार को इसने धन दिया था दान में। इसके बाद अगला शासक आएगा नरसिंहगुप्त बालादित्य। इसके समय गुप्त साम्राज्य 3 भागों में विभाजित हो गया। मगध में नरसिंहगुप्त शासक बना, मालवा का शासक ये संभाल रहे थे भानुगुप्त, और बंगाल का वैन्यगुप्त। और इसने हूण शासक मिहिर कुल को पराजित किया था और उपाधि ली थी परम भागवत की। किसने? नरसिंहगुप्त बालादित्य ने। इसके बाद अगला शासक आएगा भानुगुप्त। तो भानुगुप्त के उल्लेख हमें एरण अभिलेख से मिलता है, और इसे सर्वश्रेष्ठ वीर, महान रखा राजा कहा गया है। इसका हूणों से युद्ध हुआ जिसमें भानुगुप्त की हार होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इसकी पत्नी सती हो जाती है, और सती प्रथा का ये पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। यानी कि अभिलेखों में अगर हमें सती प्रथा का कहीं पर सबसे पहले वर्णन मिलता है तो वो एरण अभिलेख में ही मिलता है, ठीक है। और अगला शासक आएगा वैन्यगुप्त। इसकी जानकारी हमें गुणेधर, ये बांग्लादेश में है, वहाँ के ताम्रपत्र से मिलती है। इसके बाद अगला शासक कुमारगुप्त थर्ड। इसकी उपाधि परम देवत की है। इसे परम भट्टारक, महाराजाधिराज ये भी कहा गया है। विष्णुगुप्त इस वंश का अंतिम शासक होगा। और इसके बाद हम अगले वीडियो में इसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।